जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट देखेंगे। जो इसके पहले के दो क्लास हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और मौलिक अधिकार को दोस्तों एक अच्छे से समझ लिया होगा। और पहले क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार का परिचय देखा था, दूसरे क्लास में राज्य की परिभाषा और जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है और वे कानून, ये वे विधियां जो हमारे मौलिक अधिकार से असंगत रखती हैं, उनका अल्पीकरण वाला प्रावधान आर्टिकल नंबर 13 में हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब आज की क्लास में दोस्तों हम लोग आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और समानता का अधिकार समझेंगे। अभी तक जो हमने जाना वो ये जाना कि हमने दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये जाना कि कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने थे? 7। तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे हमारे मूल संविधान में। 7 मूल अधिकार थे, ध्यान से सुनना आपको। 7 मूल अधिकार थे जिनमें एक अधिकार था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था और इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। और जब इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो अब हमारे पास वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जब इसको हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। तो ये हटा करके दोस्तों एक आर्टिकल में शिफ्ट किया गया, आर्टिकल नंबर 300A जो भाग नंबर 12 में है। और अब ये कानूनी अधिकार हो गया। तो पहले इसकी क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति है, ये हम जब आर्टिकल नंबर पढ़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 31 पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। या 19(1) का F जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसका तब और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी जो हमें जानना है वो ये कि संपत्ति के अधिकार को हट जाने के बाद वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे पास हैं। कितने प्रकार के हैं? कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। यहां तो क्लियर है। अब इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में हम जो पहला प्रकार पढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है वह क्या है? समानता का अधिकार। कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। ध्यान से सुनना आपको, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी इसमें हम लोग जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे वो सारे के सारे आर्टिकल क्या करते हैं? समानता स्थापित करते हैं। इस खंड में, समानता के अधिकार वाले खंड में जो आर्टिकल्स हैं वह 14 से स्टार्ट होते हैं। तो 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे और 18। तो दोस्तों ये 5 आर्टिकल हैं। इसमें संख्या भी पूछा जाता है कि समानता के अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं। समानता और स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो खंड हैं समानता का अधिकार, इनमें 14 से लेकर के 18 तक, कई बार होता है कि 14 से लेकर 18 तक है तो 4 होगा दोस्तों। 5 है, 14, 15, 16, 17 और 18। ध्यान रखना है 5, कई बार आर्टिकल पूछा हुआ है तो ध्यान रखना है कि कुल 5 आर्टिकल हैं समानता के अधिकार में। और ये जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सब क्या करेंगे? समाज में और हमारे देश में क्या स्थापित करेंगे? समानता स्थापित करेंगे। सारे के सारे आर्टिकल्स ये रियलाइज कराएंगे कि हमारे देश में हर कोई बराबर है, हर कोई समान है। ठीक है। और दोस्तों समानता से भी ख्याल आया कि वे महिलाएं जो हमारे समाज में 50% की संख्या रखती हैं, वह वर्ग, सोचिए महिलाओं की संख्या लगभग 50% है, लेकिन फिर भी समाज में, अर्थव्यवस्था में या डिसीजन मेकिंग में उनका रोल हमने बहुत नगण्य बना दिया है ना। पितृसत्ता समाज की वजह से उनकी जो स्थिति है वह बिल्कुल हाशिए पर चली गई। और कल दोस्तों आप देखिए कि जब वर्ल्ड कप में हमारी महिलाओं ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया और हमें एक वर्ल्ड कप जिता करके दिया, तो पूरा देश कितना गौरवान्वित था, है ना। और लड़कियों के लिए स्पेशल कि वे हमेशा ध्यान रखें कि कहीं से कहां तक उनके अंदर पुरुषों से कम क्षमता नहीं है, है ना। भले ही दोस्तों देखिए हमारा जो समाज है ना, जैसे एक कहावत कही जाती है कि भैया वो स्त्री है वो तो कुछ भी कर सकती है। तो वास्तव में ये हास्यास्पद नहीं होना चाहिए कि वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। ये प्रेरणादायक होना चाहिए लाइन कि वह स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है ना। तो दोस्तों वर्ल्ड कप जो विमेंस हमारा क्रिकेट वो था, कल की टीम थी, हमने एकदम बढ़िया सा वर्ल्ड कप जीता और पूरे देश को गौरव हुआ। इसके लिए हम सभी स्टूडेंट को, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं का इतना मतलब मोटिवेट किया कि उनका प्रदर्शन वास्तव में काफी उम्मीद से बढ़िया था। जितना हमने उम्मीद किया उससे बेटर सारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया।
ठीक है। और इसी बात पर दोस्तों मुझे एक कविता याद आती है बाल कवि बैरागी जी की, बहुत ही फेमस कविता है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल वगैरह पर तो मिल जाएगा। तो दोस्तों बाल कवि बैरागी जी की एक कविता है कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, साम्राज्य ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो दोस्तों बाल कवि बैरागी जी की ये कविता है, काफी फेमस है और ये काफी प्रेरणा देने वाली कविता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे समानता स्थापित करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या समझेंगे, आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इसी को आपको पहले समझना है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या है। तो आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए कानून में तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 14 में तो केवल विधि के समक्ष समता वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने समानता होगी, समानता, ठीक है, समता। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों का अर्थ क्या है वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, हमारे संविधान बनाने वालों ने, ध्यान से समझना आपको, हमारे संविधान बनाने वालों ने दोस्तों यह विधि के समक्ष समानता स्थापित किया था। इसका मतलब यह है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, हर कोई बराबर होगा। कानून, संविधान बनाने वालों ने तो यही लिखा कि भाई कानून के सामने हर कोई बराबर होगा। तो क्या सच में आपको लगता है कि कानून के सामने हर कोई बिल्कुल बराबर होना चाहिए, होना चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें क्या बुराई है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर आपकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सर ये क्या कह रहे हैं आप, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे तब तो बिल्कुल व्यवस्था ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं ठीक रहेगी। अच्छा पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से फिर हम अपनी बात पर आएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि कोई दो भाई हैं, सगे दो भाई हैं, और उनमें से एक भाई जो है, दोनों को घर पे जो है वो एक एक गिलास दूध मिलता है ना, एक एक गिलास यूं समझिए कि दूध मिलता है, और रोज वो अपना खाते पीते हैं। और उनमें से जो बड़ा भाई है यूं समझिए कि वो बीमार पड़ गया, वो बीमार हो गया। अब डॉक्टर ने उसे कहा है कि भाई आप इसको जितना दूध देते हो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दो, मतलब कि इसको थोड़ा सा ज्यादा दूध देने की जरूरत है, तो ये जल्दी रिकवर करेगा, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अब भी आप कह रहे हो कि नहीं हमारे घर में नियम है कि भैया सबको बराबर है तो बराबर ही दिया जाएगा, या आप ये करोगे कि छोटे भाई से, क्योंकि वो स्वस्थ है, तो जो छोटा भाई था उससे आपने थोड़ा सा दूध की मात्रा कम कर दिया, और बड़े भाई जो दूसरा भाई था उसको आपने क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद आपने छोटे भाई को कहा कि भाई अभी वो बीमार है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसको आपके हिस्से का थोड़ा सा दूध दिया जा रहा है, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो अब आपको वापिस से आपका हिस्सा मिलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे कि नहीं किसी भी कंडीशन में हम बराबर ही करेंगे, या ऐसा करोगे कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से दोगे? आप यूं समझिए कि कानून के सामने अगर हर किसी को बराबर रखेंगे तो क्या हमारे देश में एक छोटा बच्चा है, कल्पना करिए कि एक छोटा बच्चा है, उसने गलती से, या गलती से नहीं जानबूझ करके एक छोटा सा बच्चा है, जानबूझ करके उसने किसी का मर्डर कर दिया, और दूसरी तरफ कोई वयस्क है और वो अपराधी है ना, वो जानबूझ करके अपराध करता है, उसके पेशे में ही वो अपराधी है, और उसने कोई मर्डर कर दिया। दोनों ही बिल्कुल, एक छोटा बच्चा है और एक बिल्कुल जानबूझ करके है, क्रिमिनल है, वो पेशाई क्रिमिनल है, दोनों ने ही मर्डर कर दिया। तो आप कहोगे नहीं भाई कानून के सामने हर कोई बराबर है, तो हर कंडीशन में दोनों को बराबर का सजा दिया जाएगा। क्या ऐसा करोगे?
तब ये कहा जाएगा कि नहीं आपके देश में कानून बिल्कुल बराबर है। या आप ये करोगे कि नहीं जो छोटा बच्चा है भैया उसको सुधार का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास समझ भी कम है, अनुभव भी कम है, और इसलिए उसको थोड़ा विशेष रियायत दिया जाना चाहिए, मतलब कि उसे मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का, है ना। फिर ऐसी ही महिलाएं हैं, क्या पुरुषों के जैसे पुरुषों की गिरफ्तारी वगैरह होती है वैसे ही रात को भी महिलाओं की, या चाहे जब महिलाओं की गिरफ्तारी कर लोगे तो क्या ये न्यायोचित होगा? तो बहुत सारी समस्याएं आई इसको लेकर के कि भाई कानून के समक्ष अगर समानता स्थापित करोगे, हर किसी को बराबर रखोगे, तो जो कमजोर वर्ग हैं, जो समाज में बिल्कुल कमजोर वर्ग हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, जैसे कि महिलाएं, जैसे कि वृद्ध, जैसे कि दिव्यांग, जैसे कि बच्चे। तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा कानून में, उनको कुछ विशेष रियायत दी जाएगी, उनको कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। और जो विशेष छूट की व्यवस्था है, बस इसी को कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। अगर आप कानून के सामने सबको बराबर रखते हो, हर स्थिति में बराबर रखते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके यहां विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है। और अगर आप कानून के सामने कानून का समान संरक्षण करते हो, तो मतलब एक वर्ग का एक तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, लेकिन दूसरे वर्ग का दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक ही कानून से सबका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। जो जिस वर्ग का है, जो जिस समूह का है, उस आधार पे आपको जजमेंट देना होगा। बात समझ आ गया आपको? और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि यह क्या करता है, कि यह कहता है कि कानून के सामने सब बराबर। ये क्या कहता है? आप लिखेंगे कि कानून के सामने सब बराबर। और ये क्या कहता है? ये आर्टिकल दोनों एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 के भीतर, लेकिन ये स्थापित सिद्धांत है और ये मूल सिद्धांत है। तो ये हमारे संविधान में स्थापित था, इसको बाद में स्थापित किया गया। बात समझ में आ रहा है? कोर्ट ने फैसला, अपने फैसलों के माध्यम से इसका सही अर्थ बताया कि भाई हमारे यहां यह स्थापित नहीं करना है, हमारे यहां यह स्थापित करना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि कानून के सामने सब बराबर होता है। इसमें क्या होगा? सिद्धांत होगा कि कानून के सामने हर स्थिति में सब बराबर होगा, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे हम? एक वर्ग का एक तरह से एक वर्ग का एक तरह से एक उपचार, ठीक है। तो एक वर्ग होगा उसका एक तरह से उपचार करेंगे, दूसरा वर्ग होगा उसको दूसरे तरीके से, जो जिस वर्ग का होगा उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो या तो ये भी पूछ सकता है कि विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे 14। या तो ये पूछा जाएगा कि विधियों का समान संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो तब भी आप क्या बताओगे? 14। दोनों ही मामले में आप आर्टिकल 14 ही बताओगे। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी आप ध्यान से समझोगे। क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है यह ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो विधियों का समान संरक्षण यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में दोस्तों जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उससे इतर काफी हद तक जो जज होता है ना, जो जज होता है वह देखता है, वह तय करता है कि किस वर्ग को किस आधार पे दंड दिया जाएगा या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो अमेरिका में यही सिद्धांत चलता है और हमारे यहां भी स्थापित रूप से यही सिद्धांत है। सैद्धांतिक रूप से यह है लेकिन व्यवहारिक रूप से यह है। सैद्धांतिक रूप से यह है लेकिन व्यवहारिक रूप से यह है कि भाई हमें यही असली स्थापित करना है, विधियों का समान संरक्षण। जिसको जिस तरीके से जरूरत होगा उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तरीके से देखा जाएगा, नहीं। जो मजबूत वर्ग है उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। जो कमजोर वर्ग है उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, उसका हेल्प ज्यादा किया जाएगा। उम्मीद करता हूं इन दोनों में दोस्तों आपको अंतर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 14, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब
अपने देखने के आधार पे जब इनको पढ़ेंगे आप तो वो किस प्रकृति के हैं, तो देखने अगर आप देखेंगे तो प्रकृति के आधार पे वो सब के सब नकारात्मक है, नेगेटिव प्रकृति के हैं। इनका जो उद्देश्य है वो पॉजिटिव है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वह कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों मैक्सिमम चीजों में मना किया गया है कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप ये चीज नहीं करोगे, ये चीज नहीं होगा, तो हर चीज में मना करने की बात कही गई है। तो मूल अधिकार कभी भी आपसे पूछा जाए तो मुख्यतः निगेटिव है, मैक्सिमम प्रावधान इसके नेगेटिव हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर आप देखो कि विधि किसी भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। एक फैक्ट और पूछा जाता है दोस्तों, वो भी आप नोट कर लेंगे। वो फैक्ट क्या पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि हमारे देश में इस आर्टिकल का अपवाद कौन है। मतलब इस आर्टिकल ये क्या कह रहा है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, तो इसका अपवाद आपसे पूछता है। तो दोस्तों अपवाद जो है, इसका अपवाद एक आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे 361 इसका अपवाद है। सर 361 में क्या है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहां पर आप लिखेंगे अपवाद 14 का अपवाद है ये। तो इसमें क्या बताया गया है, 361 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं होंगे और किसी न्यायालय में उनके खिलाफ केस नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? तो जो राष्ट्रपति होगा एवं राज्यपाल होगा उसको उसके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किसी कोर्ट में उसके खिलाफ केस या मतलब सुनवाई नहीं होगी। तो ये इसका अपवाद है, क्योंकि इन दोनों को विशेष रियायत दे दिया गया। अपवाद तो बहुत सारे हैं, जैसे एक अपवाद 121 का है। सर ये क्या है, जो संसद है ना, एक अपवाद 105 में है, एक अपवाद 194 में है। तो सर ये सब क्या है, संसद में जो संसद के सदस्य हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, और आप उनके खिलाफ मानहानि, आप कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ, आप किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते, नहीं तो वो मानहानि का केस कर देगा। लेकिन जो संसद के सदस्य हैं वो कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, हाँ जजों को छोड़ करके, बाकी वो देश में किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनको विशेषाधिकार है। तो ये भी तो समानता के खिलाफ गया कि नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं, इसका उल्लंघन हुआ कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या कहेंगे कि नहीं भाई, अगर उनको ये रियायत नहीं दी जाएगी तो वो स्वतंत्र होकर के कानून नहीं बना पाएंगे। और ऐसे ही 194 में जो राज्य की विधानमंडल है ना, उसके सदस्य यानी जो विधायक होते हैं, विधायकों को भी ऐसे ही बोलने की पूरी आजादी है विधानमंडल के भीतर 194 के अंतर्गत। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुछ विशेष रियायत है, लेकिन सब नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमेशा यही पूछा जाता है कि क्योंकि ये सबसे बड़ा अपवाद है। वो सब तो खैर रियायत देने की बात है, ये सोचिए अपने पद पर रहते हुए अगर कोई अपराध करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी पद पर रहते हुए, तो ये सबसे बड़ा अपवाद है, एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, आर्टिकल नंबर 361। और वैसे भी ये पूछ सकता है आपसे कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं होगी, किस आर्टिकल के तहत, तो आप बताएंगे 361, यहीं पर लिख लेंगे, यह इसका अपवाद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 15, और अनुच्छेद नंबर 15 में दोस्तों 5 खंड हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। 5 खंड है सर, सब रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, रटिए मत, रटना वही है, केवल एक आर्टिकल जो मैं बताऊंगा, बाकी आप ध्यान से समझना है, बस आपको समझना है। तो आर्टिकल नंबर 15 दोस्तों क्या कहता है, मूल उद्देश्य क्या है इसका। आर्टिकल नंबर जो 15 है, इसका पहला खंड कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, और मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो ये तो आपको रट लेना है। क्या रट लेना है? धर्म। क्या रट लेना है दोस्तों? धर्म। तो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सर क्या ये याद करना पड़ेगा? ये आधार आपको याद करना पड़ेगा। ये 5 आधार हैं, इन बेस पर, इसके बेस पर राज्य द्वारा
भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, केवल जाति के आधार पर कि वो इस जाति का है तो उसे विशेष रियायत दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि चलो भाई वो स्त्रीलिंग है या थर्ड जेंडर है तो भाई उसके साथ भेदभाव होगा, नहीं। जो एक नागरिक का अधिकार है हमारे देश में, वही दूसरे नागरिक का अधिकार है। यानी कि हर नागरिक का अधिकार बराबर है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, सबका अधिकार जो है वो बराबर है। तो लिंग के आधार पे और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, इन सब आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी हो, भेदभाव नहीं होगा। नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अब नस्ल क्या होता है दोस्तों? रेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका अर्थ ये होता है कि देखिए, कुछ लोग कुछ खास प्रकार के नस्ल के होते हैं, जैसे मंगोलायड एक नस्ल है, तो जैसे भूमध्य सागरी एक नस्ल है, कॉकेसाइड, ऐसे बहुत से, जैसे निग्रोइड एक नस्ल है। तो ऐसे बहुत तरह के नस्ल हैं दुनिया में। तो हमारे यहाँ जो भारत है, उत्तर भारत है, उसमें तो लगभग मिक्सअप है। तो आप यूं समझिए कि नस्ल का आधार रंग से ले लीजिए, सामान्यतः लिया जाता है, लेकिन नस्ल का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। बात समझा ना? तो ध्यान रखना है कि नस्ल के आधार पर, कि मतलब कहने का मतलब है कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखेंगे, जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट है, तो उनका जो चेहरा मोहरा होता है, जो बनावट होता है, जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, वो थोड़े गोरे होते हैं, गोरे होते हैं और मंगोलायड से मिलते जुलते हैं, मंगोलायड प्रजाति टाइप के होते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं, ये इनका चेहरा मोहरा हमसे नहीं मिलता जुलता है। या अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं, निग्रो प्रजाति रहती है, आप कहोगे कि नहीं भाई, इनसे हमारा देश, हम जो, क्योंकि एक गलतफहमी क्या है कि उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में हिंदी पट्टी के लोग रहने वाले लोग जो हैं, वही अपने आप को पूरा देश समझ लेते हैं। दिक्कत यहां पे आती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश के जो दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार होने लगता है। तो संविधान बनाने वाले जानते थे ये, क्योंकि हम बहुत बड़े क्षेत्र को एकीकृत कर रहे हैं और इसमें बहुत तरह तरह के लोग होंगे, और ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग जिसकी संख्या अधिक हो, वह दूसरे वर्ग को बिल्कुल टॉर्चर करने लगे या उसके हक को छीन ले। तो कहा गया नहीं भाई, आप नस्ल के आधार पर भी भेदभाव नहीं करोगे। और जन्म स्थान, अगर किसी का जन्म बहुत विशिष्ट स्थान पे हुआ है, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, नहीं भाई लाइन में तुम पहले लग जाओ, तुम्हारा जन्म इस जगह पे हुआ, अच्छा तुम्हें तो फिर तो ये मिलेगा। या किसी का जन्म, चलो तथाकथित स्थान तो कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन मान लो कोई अपवाद वाला स्थान है सरकार की नजर में या राज्य की नजर में, कोई उसके नजर में कोई ऐसा स्थान है जहां से उसे वोट नहीं मिलता, तो वो कहे कि तुम इस स्थान के हो, तो चलो रुको तुम्हें बताते हैं, अभी उसका हर काम सरकार डिले करने लगे। तो ऐसा नहीं होगा। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। ये आधार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 5 आधार हैं, आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि सर धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता, चलो ठीक है, या अल्पसंख्यक जो है आर्टिकल नंबर 29-30 आप पढ़ोगे तो सर यहां पर भेदभाव तो होता है, भेदभाव तो होता है। या आप कहोगे कि सर जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, तो जाति के आधार पर तो भेदभाव होता है, क्योंकि जाति के आधार पर तो आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए नहीं कि किसी को विशिष्ट बनाना है, ध्यान से समझना आपको। जो दूध वाली बात मैंने बताया था कि भाई एक कमजोर बच्चा है और उसके हक का, जो मजबूत बच्चा है, जो स्वस्थ बच्चा है, उसके हक का दूध आप कमजोर बच्चे को दे रहे हो। तो आरक्षण का सिद्धांत, भले ही व्यवहारिक रूप में आप आरक्षण को मानते हो न मानते हो वो अलग बात है ना भाई, जाहिर सी बात है। जनरली ये पाया जाता है, ये देखा जाता है कि जिसको आरक्षण मिलता है वह आरक्षण की बड़ाई करता है, बल्कि उसको और चाहिए, और जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो हमेशा विरोध करता है कि नहीं यार आरक्षण चीज ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जनरली, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका सिद्धांत क्या है। हालांकि ये भी बात सही है कि उसका जो सिद्धांत था और उसका जो व्यवहार था उनमें बहुत अंतर है। आज भी जो वास्तविक रूप में उसके हकदार हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और यही कारण है 70-75 साल के बाद भी आज भी हमारे समाज में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े पायदान पर रहने वाले लोग हैं, आज भी वो पिछड़े पायदान पर ही हैं, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो हाँ, सोचने की जरूरत जरूर है ना, ये बात है। अब आप इसको माने ना माने वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए दोस्तों, आरक्षण जो है वो बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और जनरली लोग बोलने से कतराते हैं, और एक शिक्षक के नाते मैं भी अपने अनुभव में ये पाया हूं कि क्लास में ही कई सारे स्टूडेंट जिनको मिलता है नहीं मिलता आराम से पहचान में आ जाता है, क्योंकि जिसको मिलता है उसको और चाहिए, जिसको नहीं मिलता वह तुरंत ही विरोध करने लगता है। भाई दोनों लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इसका जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो और मिलना चाहिए, या
कुछ और रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तो जरूर हमें मूल्यांकन करना चाहिए ना कि इतने दिनों से जो मिल रहा है उसका अंततः परिणाम क्या निकला। अगर आप ये निष्कर्ष में पाते हो कि नहीं परिणाम सकारात्मक है, तब तो कंटिन्यू रखो। अगर ये लगता है कि नहीं परिणाम सकारात्मक नहीं है, तो भाई उसमें परिवर्तन करो। लेकिन मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन जो नेता लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो सब या तो इससे बचते हैं या तो वो चुनाव में इसी का झुंझुना देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ राजनीति भी आरक्षण पर टिकी हुई है। लेकिन हम सबको एक जागरूक नागरिक के तौर पे दोस्तों समझना चाहिए। मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूं कि सही है या गलत है, गलत बात बस इसकी है कि क्या ये जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं। आप मूल्यांकन करो, उद्देश्य पूरा हो रहा है तो कंटिन्यू रखो, अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो चेंज करो इसको। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो कमजोर वर्ग हैं, आगे आप देखोगे कि इसी 15 में ही लिखा हुआ है। 15 का जो तीसरा आप पढ़ोगे, 15 का जो तीसरा खंड पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको विशेष रियायत दिया जा सकता है और वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई महिलाओं को विशेष रियायत दिया जाता है तो क्या ये भेदभाव नहीं होगा? तो मैंने बताया ना कि 15 के 3 में ही ऐसा लिखा हुआ है कि अगर महिला है या बच्चा है, अगर उसको कुछ विशेष रियायत दिया जाता है तो भाई वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। और उसी के आधार पर 15(4) जोड़ा गया और 15(4) जोड़ करके कहा गया कि भाई जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है या जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उसको भी विशेष रियायत दिया जाता है तो वो भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो ये मूल संविधान में नहीं था। जो जाति के आधार पर आरक्षण की बात है यह मूल संविधान में नहीं था, बल्कि यह पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सर नहीं समझ आया, समझना भी नहीं है अभी आपको मैं केवल ये बता रहा हूं कि इन आधार पे भेदभाव नहीं होगा। और अगर किसी को लगता है कि भाई जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी को खास रियायत दिया गया है और उसे विशेष बनाया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि उसे विशेष बनाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उसे मुख्य धारा में लाने के लिए। वो बहुत पीछे रह गया है, वो कमजोर है, वो बीमार है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्लियर है? अब है नहीं है, क्या मामला है, वो तो समझने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 15 के हम लोग बारी बारी से एक एक प्रावधान देखते हैं। तो 15 आपको रटना नहीं है कि 15(1), 15(2), मुख्य रूप से दोस्तों 2 ही इसमें इंपॉर्टेंट है। 15 का 1, 15 का 2, 15 का 1, 15 का 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 का 1 मैंने आपको बताया था। 15 का 1 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आधार आपसे पूछा जाता है, आधार है 5। कभी कभी संख्या ही पूछ लेता है कितने आधार पे, तो आधार हैं 5। और आधार कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। 5 आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो 15 का 2 है, 15 का 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा होते हैं। 15 का 2 कहता है दोस्तों कि जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है, कौन से स्थान है? सार्वजनिक, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान पर आप किसी को आने जाने से मना नहीं करोगे। सर सार्वजनिक स्थान मतलब दोस्तों वो स्थान जहां पे पब्लिक प्लेस है, जहां पे लोग रहते हैं, है ना। इनफैक्ट होटल, अगर मॉल्स है, होटल्स है, इन स्थानों पर भी आप किसी को आने जाने से नहीं रोकोगे। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पे, दूसरे आधार पे आप रोक सकते हो। ध्यान रखना है कि 15 में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। 15(1) जो है इसमें केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल का मतलब कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे आधार पर हो सकता है। केवल 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि केवल शब्द लिखा हुआ है तो केवल 5 आधार पे नहीं होगा, लेकिन दूसरे आधार पे भेदभाव हो सकता है। तो 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे आधार पे हो सकता है। और इसमें दोस्तों जो 15 का 2 है ये कहता है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। और इसमें कुएं हो गए, तालाब हो गए या कोई भी मतलब ऐसा सार्वजनिक स्थान है, होटल्स हो गए, भोजनालय हो गया या कह लीजिए कि टॉयलेट वगैरह हो गए, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, इन आधारों पे आप धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पे इन स्थानों पर आप भेदभाव नहीं करोगे। ये कौन कहता है? 15 का 2 कहता है। और राज्य ये ध्यान रखेगी कि भाई किसी के साथ भेदभाव ना हो। जिम्मेदारी राज्य की है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करेगा तो ये माना जाएगा कि राज्य विफल हो गया ये स्थापित करने में, तो ये राज्य का फेलियर माना जाएगा। ध्यान रखना है कि हमें मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हमें मूल अधिकार देगा, चाहे जैसे। तो ये हो गया 15 का 2, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। अब दोस्तों 15 का 3 है, और यही मैंने आपको बताया था। 15 का 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 का 3 जो है वो क्या कहता है कि जो भाई महिलाएं हैं, कौन है? महिलाएं। तो दोस्तों महिलाएं एवं
महिलाएं एवं बच्चे, महिलाएं एवं बच्चे, इन दो लोगों को, महिलाएं एवं बच्चे, इन दो लोगों को सरकार अगर कुछ विशेष रियायत देती है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये भेदभाव है 15 के तहत। ऐसा हमारे संविधान बनाने वालों ने यही लिख दिया था, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3। अब दोस्तों 15 का 4, जो 15 का 4 है, 15 का 4, ये ध्यान रखना है कि ये सरकार ने जोड़ा था। ये किसने जोड़ा था? सरकार ने जोड़ा था, जो नेहरू जी की सरकार थी। और ध्यान रखना है पहला ही संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, तो पहले संविधान संशोधन के तहत ही क्या जोड़ा गया था? 15 का 4। मैंने आपको बताया था कि जो पहला संविधान संशोधन था इसके तहत दोस्तों 3 स्थानों पर चेंजेस हुआ था, 3 जगह पे अलग मतलब उसमें संशोधन किया गया था। पहला जो है वो 15 में संशोधन किया गया था, दूसरा जो है ये 19 में संशोधन किया गया था, और तीसरा जो है ये 31 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये मामला क्या था कि चंपकम दोराई राजन का मामला था, और उसके खिलाफ, अब ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, जानना भी नहीं है अभी आपको, अभी केवल आपको वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस लेवल पे मैं आपको प्रीलिम्स पर फोकस करके बता रहा हूं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि केवल ये ध्यान रखना है कि 15 का जो 4 है, 15 का 4 है, 15 का 4 है, ये क्या कहता है? तो ये क्या कहता है कि दोस्तों कि जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको भी विशेष रियायत दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो 15 है इसके हम लोग प्रावधान देख लेते हैं। 15 का जो प्रावधान है, 15 का प्रावधान देख लेते हैं। 15 का प्रावधान हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो पहला प्रावधान है वो क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल, अब यहां ध्यान से समझना आपको, जो 15 है वो क्या कहता है? 15 में मैंने आपको बताया कि कुल 5 खंड हैं, और 5 खंड में दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला खंड है वो क्या कहता है? केवल 2 ही खंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी समझने की बात है। लेकिन आपके एग्जाम में यही दोनों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो पहला है और दूसरा है। बाकी जो तीसरा, चौथा और 5वां है उसके बारे में केवल आपको एक आइडिया लगाना है, सारे रटने नहीं है। तो 15 का 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल, देखिए यहां पे केवल शब्द का प्रयोग है, केवल धर्म, जाति, यहां पे धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान, ये 4 आधार यहां पे दिया हुआ है, एक यहां पर दिया हुआ है। इन 5 आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है? ये आप याद कर लेंगे, आधार कई बार पूछा गया है। और 15 का 2 क्या कहता है? नागरिक दुकानों, सार्वजनिक होटलों, रेस्टोरेंट, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों जैसी सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच के हकदार हैं। मतलब हर कोई यहां तक पहुंचने का हकदार है, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य द्वारा बनाए गए हों या आम जनता के लिए खुले हों। तो यह ध्यान रखना है, इन जगहों पर जाने से किसी को भी नहीं रोका जाएगा। 5 आधारों पे, दूसरे आधारों पे रोका जा सकता है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पे। तो आप क्या लिखेंगे सर? इतना कुछ याद करना पड़ेगा। पहला आप 5 आधार याद रख लेना, और दूसरा इन 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकने को मना करने की बात है कि भाई नहीं रोका जाएगा। तो आप बना करके लिख लीजिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकने का मतलब अधिकार नहीं है किसी को, ऐसी बात इसमें बताया गया है, जो 15 का 2 है। ठीक है, अब 15 के 3 में मैंने आपको बताया कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए अगर कुछ विशेष रियायत दिया जाता है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। संविधान बनाने वालों ने कहा कि भाई अगर कोई महिला है या कोई बच्चा है, राज्य द्वारा उनको विशेष रियायत दिया जाता है, विशेष छूट दिया जाता है, तो यह 15 का भेदभाव नहीं माना, 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य ऐसा कर सकता है। ये इन्होंने 15 के 3 में लिख दिया। ये भी आप याद कर सके तो ज्यादा बेटर है। 15 का 4 देखते हैं। 15 का 4 कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अब ये देखिए बाद में जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन, मैंने अभी बताया था आपको, जो पहला संविधान संशोधन था 1951। तो पहले संविधान संशोधन दोस्तों, पहले संविधान संशोधन 1951, इसी के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें कहा क्या गया? अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से क्या समझना है। यहां पर एक चीज आपको यह समझना है कि यहां पे जैसे नेहरू जी ने क्या लिखा, नेहरू जी ने संशोधन करके 1951 में क्या लिख दिया? इन्होंने लिख दिया कि भाई अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहला संविधान संशोधन है, कोई भी चीज पहला होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहले संविधान संशोधन में 3 स्थानों पर चेंज किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं कि पहला संविधान संशोधन 3 जगहों पर चेंज करता है।
एक चेंज करता है 15 में, एक चेंज करता है 19 में, एक चेंज करता है 31 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो जो पहला संविधान संशोधन है, ध्यान रखना है कि इसमें 15 में क्या कहा गया। तो 15 में क्या कहा गया कि एक खंड जोड़ा गया पहले तो 15 का 4, और इसमें कहा गया कि जो भी सामाजिक और शैक्षणिक, तो कई बार आधार पूछा जाता है, कई बार क्या पूछा जाता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक। तो कई बार दोस्तों आधार पूछा जाता है कि किस आधार पे, तो दोस्तों ध्यान रखना है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। अगर हमारे समाज में सामाजिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है, सामाजिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है, या शैक्षिक रूप से अगर कोई वर्ग पिछड़ा है, तो सामाजिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है या शैक्षिक रूप से अगर कोई वर्ग पिछड़ा है, या अगर वो एससी और एसटी है, या अगर वो एससी और एसटी है, तो इस आधार पे उनको विशेष रियायत दिया जा सकता है। यह दोस्तों जोड़ा गया था, तमिलनाडु का एक मामला था, चंपकम दोरई राजन मामला था। वहां की सरकार ने उनको कुछ वर्गों को विशेष रियायत दे दिया था। तो जो चंपकम दोरई राजन थे उन्होंने केस कर दिया सरकार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था, और उसके बाद इसमें संशोधन करके सरकार ने लिख दिया कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई भी वर्ग पीछे रह गया है तो उसको विशेष रियायत दिया जा सकता है। तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एससी या एसटी वर्ग, तो तीन चीजें लिखा हुआ है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग या एसटी वर्ग। अगर ये लोग हैं और इनके लिए सरकार विशेष रियायत देती है तो इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा सरकार ने पहले ही संविधान संशोधन में लिख दिया। अब जब लिख दिया तो एससी एसटी तो पहचान लोगे आप, भाई एक वर्ग तैयार कर दिया आपने, उसमें जोड़ लिया कि भाई ये लोग एससी में आते हैं, ये लोग एसटी में आते हैं, तो एससी एसटी को पहचानना आसान है। लेकिन दोस्तों जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है। अब यहां ध्यान से सुनना है आपको, थोड़ा सा दोस्तों कॉन्शियस होकर के सुनेंगे तो एक क्वेश्चन और जो बार बार पूछा जाता है वह आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है, सामाजिक रूप से, अरे गलत हो गया भाई, सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है दोस्तों, इसकी पहचान कैसे करेंगे। दिक्कत यह था, आपने कह दिया कि भाई सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो समाज में पीछे हैं उनके लिए आप विशेष रियायत दे सकते हो और 15 का भेदभाव नहीं माना जाएगा, आपने ये जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है। तो भाई इसके लिए क्या किया गया, तो नेहरू जी ने एक आयोग बनाया था। ये मोस्ट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आपने भी सुना होगा, काका कालेलकर, ठीक है, एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग का एक तो ये पूछा जाता है कि किस कारण से इसको गठित किया गया था, आधार क्या था, इसको गठित क्यों किया गया था, एक तो ये पूछा जाता है इसका सब्जेक्ट, और दूसरा पूछा जाता है कि ये कब गठित किया गया था। तो दोस्तों 1953 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में। तो इसको काम क्या दिया गया था, इसको काम यही दिया गया था, जो काका कालेलकर आयोग था इसको काम यही दिया गया था कि भाई आप पूरे देश का सर्वे करो, आप पहचानो कि हमारे देश में कौन सामाजिक पिछड़ा है, समाज रूप से पिछड़ा कौन है। तो इन्होंने महिलाओं को चिन्हित किया कि भाई क्या महिलाएं पिछड़ा हैं, फिर दिव्यांगों का लिस्ट इन्होंने बनाया कि क्या वास्तव में दिव्यांग पिछड़े हैं, या इन्होंने दोस्तों जो थर्ड जेंडर है, या इन्होंने जो समाज में एससी एसटी के अलावा जो जातियां हैं, बहुत लंबा इन्होंने रिसर्च किया और फाइनली अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिया। लेकिन आपका इनका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति ने इनके रिपोर्ट को माना भी नहीं, बात समझ आ रहा है। और फाइनली फिर क्या हुआ कि एक और आयोग बनाया गया कि भाई सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है। नेहरू जी के समय में तो ये विवाद ही रहा और सामाजिक पिछड़े की पहचान नहीं हुई। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1979 में दोस्तों वीपी मंडल, कौन, वीपी मंडल। तो वीपी मंडल, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है आप रट लो। तो वीपी मंडल 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इसको कहते हैं दोस्तों मंडल आयोग। क्या कहते हैं, मंडल आयोग। और इसका काम यह था कि भाई आप पहचान करो, क्या करो, पहचान करो कि समाज में कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है।
तो मंडल आयोग ने भी काफी रिसर्च किया समाज का, जैसे काका कालेलकर आयोग ने किया था, ऐसे ही बीपी मंडल की जो आयोग थी, मंडल आयोग जिसे कहते हैं, इन्होंने भी लंबा रिसर्च किया और फाइनली रिसर्च करने के बाद इन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट जैसे ही दिया, उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी जब इनको बनाया गया था, लेकिन जब रिपोर्ट दिया गया तो सरकार चेंज हो गई और कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई। और दोस्तों फाइनली जो ये मंडल आयोग था, इसने जो रिपोर्ट दिया सरकार ने लागू नहीं किया, कांग्रेस सरकार थी, नहीं लागू हुआ। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इस मंडल आयोग का रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। मंडल आयोग ने दोस्तों जो ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, इसमें कुछ जातियों को इन्होंने रखा कि भाई ये लोग अन्य पिछड़े हैं, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया 1980 में, तो कांग्रेस ने इनके लिए कुछ विशेष रियायत नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनके लिए अगर कुछ विशेष रियायत दिया जाता है तो वह भेदभाव नहीं माना जाएगा, भेदभाव नहीं माना जाएगा। संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। एससी एसटी को तो दिया जा रहा था भाई विशेष रियायत, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है इसकी दिक्कत थी, पहचान नहीं थी कि सामाजिक रूप से पिछड़ा किसे माने। काका कालेलकर आयोग बनाया गया, फाइनली कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इसने कुछ जातियों को ही पिछड़ा वर्ग माना कि भाई ये जातियां हैं और ये पिछड़ा वर्ग में आती हैं, तो फाइनली दोस्तों सरकार चेंज हो गई थी और इसकी रिपोर्ट नहीं मानी गई। लेकिन जब बीपी सिंह, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, हमारे प्रधानमंत्री बने 1989 में, ये जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन इन्होंने मंडल आयोग को तुरंत लागू कर दिया। और मंडल आयोग को लागू कर दिया, लागू करने का मतलब क्या है? लागू करने का मतलब यह है कि इसमें इन्होंने मंडल आयोग में जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था, इसमें कहा था कि लगभग 54% की जनसंख्या है जो कि पिछड़ा वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़ी है, 54%। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनके लिए क्या किया, बीपी सिंह जो थे, क्या किया, इनके लिए विशेष रियायत दे दिया और क्या कर दिया, 27% का आरक्षण कर दिया। तो ध्यान रखना है आपको, जो एससी थे दोस्तों, एससी इनको पहले से आरक्षण था, जो एसटी थे इनको पहले से आरक्षण था। अब ओबीसी को आरक्षण दिया गया 1989 में। जो एससी थे इनको 15% का था पहले से, जो एसटी थे इनको 7.5% का था, 7.5, तो 7.5% का था। कितने परसेंट का था? 7.5% का था। और ओबीसी को नया जो आरक्षण दिया गया अभी, इसके पहले तो पहचान में ही नहीं था कि भाई पिछड़ा वर्ग किसे माने। पिछड़े वर्ग में कुछ जातियों को लिस्टेड किया, किसने लिस्टेड किया? बीपी मंडल की आयोग ने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया, जो बीपी सिंह थे इन्होंने क्या किया, बीपी मंडल अलग हैं, ये आयोग के अध्यक्ष हैं, और वीपी सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, 27% का आरक्षण दिया। यही जो 54% की जनसंख्या पिछड़ी बताई गई थी, तो 10 साल बाद इन्होंने दिया था। ध्यान रखना है, रिपोर्ट कब दिया गया था? 1979 में, लेकिन ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया था? 1989 में। 1989 में। क्लियर है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पिछड़ा वर्ग क्या है और कैसे इसको आरक्षण दिया गया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं था, और उसके बाद से ही जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग था उसकी पहचान जुटी हुई थी। 1979 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, 1989 में उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, और वो 15 का भेदभाव नहीं माना गया, क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि एससी एसटी और जो पिछड़ा वर्ग है इसको अगर विशेष रियायत दिया जाएगा तो वो भेदभाव नहीं, 15 का भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये तो भाई हम मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दे रहे हैं, विशेष प्रावधान कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 15 समझ में आ गया होगा आपको। ये 15 का 4। अब 15 का 5 देख लीजिए, ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। तो ये क्या कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको जो शैक्षणिक, अब ध्यान से सुनना आपको जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको समझना यह है कि जो 93वां संविधान संशोधन 2005 है ना, वो कहता है कि भाई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि ओबीसी वर्ग है, जो एससी एसटी वर्ग है, इनको स्कूल और कॉलेजों में सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक आरक्षण, क्या पूछा जाता है? शैक्षिक आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आप बताएंगे 15 का 5। क्या बताएंगे? 15 का 5। जो दोस्तों स्कूल कॉलेजों में कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है वर्गों के लिए कि भाई ये इतनी एससी की सीटें रहेंगी, इतनी एसटी की सीटें रहेंगी, इतनी ओबीसी की सीटें रहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15.5 में क्या कहा गया है कि जो शैक्षिक रूप से
पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनको स्कूल और कॉलेजों में विशेष सीटें फिक्स की जाएंगी और उनको अगर वर्ग नहीं है तो वो सीट भले ही खाली छूट जाए, ध्यान रखना है, लेकिन उतना सीट आपको फिक्स करना पड़ेगा हर स्कूल कॉलेज में। मतलब जो जो स्कूल की उसकी डिमांड है तो भाई उस स्कूल में आपको इतना सीट रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कि शैक्षिक आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो आप बताएंगे 15 का 5। क्या बताएंगे? 15 का 5, 15 का 5 शैक्षिक आरक्षण। तो एक बार 15 को समझ लेते हैं फटाफट। दोस्तों 15 समझ लेते हैं। 15 इसके अनुसार राज्य द्वारा नागरिक, ये क्या है भाई, ठीक है यहां पे है। 15 का 1 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार हैं, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, 15 का 1 कहता है। 15 का 2 कहता है कि भाई सार्वजनिक स्थान जो है उनको उनके आधार, मतलब उन जगहों पर जाने को लेकर के 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों की बात है 15 के 2 में। 15 का 3 कहता है कि अगर कोई महिला है या कोई बच्चा है, अगर उसको कुछ विशेष रियायत दिया जाता है तो वह भेदभाव नहीं माना जाएगा। और इसी के आधार पे 15 का 4 जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन में, और उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है या SC ST वर्ग है, अगर उसको भी कुछ विशेष रियायत दिया जाता है तो वह भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। यह पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कहां गया भाई, ठीक है यहां पे है। तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, तो ये पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। फिर 15 का 5 जो है वो शैक्षिक आरक्षण देता है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देता है। तो उम्मीद करता हूं 15 को दोस्तों बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अब हम लोग समझते हैं 15 का 16 समझते हैं। 16 समानता के अधिकार में, 14 हमने समझ लिया विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में हमने समझा 5 खंड हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों 16 कहता है कि किसी भी पद, नियुक्ति या अवसर के संबंध में अगर कोई सरकारी पद है तो उसमें 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। इसमें भी ध्यान रखना है आपको, एक है 16 का 1, एक है 16 का 2, यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 16 का 1 और एक 16 का 2। 16 का 1 कहता है सरकारी नौकरी में सब बराबर होंगे। सरकारी नौकरी एवं अवसर, क्या कहता है? सरकारी नौकरी एवं अवसर, नौकरी एवं अवसर में भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवं अवसर आप समझ लीजिए, अवसर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें आधार बताया गया है, इसमें आधार बताया गया है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे 15 में 5 आधार बताया गया था तो वो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन इसमें दूसरे वाले में बताया गया है आधार। 16 का जो दूसरा है इसमें आधार बताए गए हैं, और यहां से आपसे संख्या पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 आधार हैं। 15 में 5 आधार हैं, लेकिन 16 में 7 आधार हैं। 7 आधारों पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। 7 आधारों पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। तो 5 आधार कौन कौन से हैं? वही, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। 5 तो वही है। उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास, ये 2 आधार एक्स्ट्रा आप जोड़ लेंगे। उद्भव एवं विकास के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। क्लियर है? तो समझते हैं हम लोग 16 लोक नियोजनों में अवसर की समता। ये तो आर्टिकल की भाषा है। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं या जो उनके योजनाएं आती हैं, तो उनमें अगर किसी को कोई अवसर मिलता है तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 15 और 16 जो हैं वह केवल नागरिकों के लिए हैं, लेकिन जो हमने 14 पढ़ा था वो सभी के लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो 16 क्या कहता है? किसी भी पद की नियुक्ति अवसर के संबंध में केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, अच्छा सॉरी विकास नहीं था दोस्तों, निवास है, निवास, उद्भव और निवास के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, उद्भव एवं निवास के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत किया जाता है। अब देखिए सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण की बात है तो वो 16 के तहत दिया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे। प्रमुख प्रावधान हम लोग समझते हैं 16 में। शैक्षिक, कभी कभी ना खंड नहीं पूछता, डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछता है कि भारत में जो शैक्षिक आरक्षण दिया जाता है वो किस आर्टिकल के भीतर, तब तो आप 15 बताएंगे। ऐसे ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूछा जाएगा तो आप 16 बताएंगे। लेकिन अगर खंड पूछेगा तो यहां तो नहीं लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे 16 का 4 जो है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। तो देखिए 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 के
प्रमुख प्रावधान। तो पहला कहता है अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के मामलों में सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। मतलब सरकारी नौकरी में सबको अवसर दोगे भाई, आप सबको अवसर दोगे, आप भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन कितने आधार पे? दूसरे आधारों पे हो सकता है, 7 आधारों पे आप भेदभाव नहीं करोगे। तो 16 का जो 2 है ना, वो कहता है 7 आधारों पे आप भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन दूसरे आधारों पे भेदभाव हो सकता है। अब कोई आर्मी में जाना चाहता है और उसकी हाइट ही नहीं है, तो हाइट के आधार पे तो आर्मी भाई छटनी कर देगी ना, और आप कहोगे कि नहीं सरकारी नौकरी सबके लिए है, सबको अवसर मिलना चाहिए, हमें नहीं मिला। तो भाई लंबाई के आधार पे, हाइट के आधार पे, इन सब आधारों पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको 7 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो 5 तो वही हैं जो 15 में थे, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। उद्भव और निवास ये 2 एक्स्ट्रा हैं 16 में, क्लियर है। तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, तो ये तो 5 वही हैं। निवास, उद्भव, अच्छा वंश है यहाँ पे, ठीक है, वंश और निवास ये 2 एक्स्ट्रा है इसमें, उद्भव और निवास 2 एक्स्ट्रा है, और इन्हीं के आधारों पे आप भेदभाव नहीं होगा। नहीं, वंश तो था, धर्म, जाति, लिंग, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, हाँ ठीक है, वंश और निवास इन 2 एक्स्ट्रा है, और ये आपको ध्यान रखना है, जो 15 में नहीं है लेकिन 16 में है, तो 16 का 2 है। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, ये सब ना एक आइडिया होना चाहिए आपके पास, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये है, इस आर्टिकल में है, इस तरीके से। और 13 का 3 क्या कहता है? संसद ऐसे कानून बना सकती है जो कुछ पदों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवास की शर्त लगा सकते हैं। जैसे कि राज्य, यहाँ पे संसद नहीं है, राज्य है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं, और राज्य में कोई भी सरकार के जो भी लोग हैं कि भाई आपको किसी नौकरी में आप उसी राज्य के रहोगे तभी आपको वो नौकरी मिलेगी, ऐसा हो सकता है, शर्त लग सकता है। तो 16 का 3 कहता है कि अगर आप उस राज्य के नहीं हैं तो किसी कंडीशन में आपको रोका जा सकता है, अगर राज्य ने पहले से नियम बना रखा है तो ये भी एक आधार हो जाएगा आपको रोकने का। बात समझ में आ रहा है कि अगर आप बाहरी हैं तब भाई आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है अगर उस राज्य ने कानून बनाया हुआ है तो। आरक्षण दोस्तों, इसमें 16 का जो 4 है यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो यह भी वही कहता है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध करने की अनुमति है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर के यह है कि राज्य द्वारा किसी खास वर्ग को, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो खास वर्ग नहीं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। सर हमें क्या याद करना है? आप 16 का 4 याद करिए और उसमें याद करिए कि इसी के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। बस इतना पूरा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है। यानी कि पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण है, तो ये आपको नहीं जानना है। खंड बी ये भी है इसका, जो कहता है 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किए बिना रद्द। ये सब आपको नहीं समझना है दोस्तों, ये आप बस 50% का अगर आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किए बिना रिक्त पद आगे है तो उसको बढ़ाने की अनुमति देता है, ठीक है? तो ये आपको नहीं समझना है। खंड 5 जो है वो ध्यान से सुनना है आपको, खंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 16 का खंड 5 है वो कहता है अगर कोई धार्मिक संस्थान है और वो सरकारी है, कोई धार्मिक संस्थान है और वो सरकार के द्वारा मतलब वित्त पोषित भी है, कोई मंदिर है, कोई संस्थान है, धार्मिक है, अगर वो धार्मिक है, अगर उसमें नियम बनाया जाता है कि भाई इसका जो मठाधीश होगा, इसका जो हेड होगा वह हिंदू धर्म का ही होगा। अगर मंदिर है वो नियम बनाता है कि भाई इसका जो मठाधीश होगा, इसका जो हेड होगा वह हिंदू ही होगा, तो वह भी 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसे ही दूसरे धर्म का भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई संस्था है जो धार्मिक है, अगर उसका हेड किसी खास धर्म का होना नियम बनाया जाता है तो वह भी 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये एक अपवाद के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 17 आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? छुआछूत नहीं होगा हमारे देश में, यानी छुआछूत की मनाही करता है, अनटचेबिलिटी को मना करता है, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। तो ये क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो छुआछूत है इसको निषिद्ध किया गया है, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ये छुआछूत निवारण अधिनियम था, बाद में ये नागरिक अधिकार अधिनियम बन गया, पहले इसको छुआछूत निवारण अधिनियम कहते थे, यह कब आया था? तो ये दोस्तों ध्यान रखना है 1955 में बनाया गया था, जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम था 1955। छुआछूत निवारण अधिनियम कहते थे इसको 1955, और इसका नाम ही चेंज कर दिया गया 1976 में।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। इसी के तहत देखिए सिंपल सी बात यह है कि संसद ने तो केवल ये लिखा था ना इसमें, अरे सॉरी, जो संविधान सभा था, संविधान सभा ने तो कानून अपने आर्टिकल में केवल यही लिखा था कि भाई छुआछूत नहीं होगा और ये दंडनीय अपराध होगा। तो पहली बात यह थी कि छुआछूत किसे माना जाएगा, और दूसरी बात यह कि अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको क्या दंड होगा, ये इस आर्टिकल में नहीं था। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत संसद ने कानून बनाया 1955 में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप समाज में ये ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे तो वो छुआछूत माना जाएगा। दूसरी बात, अगर आप छुआछूत का व्यवहार करते हो तो आपको ये दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने एक छुआछूत को पहचाना और दूसरा उसको दोस्तों दंड करने की बात कही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया और छुआछूत के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। 1955 कानून पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। 1976 में संशोधन करके इस कानून का नाम बदल करके नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया। 1956 ही है, कानून का नाम 1955 ही है। तो ये पूछा जाएगा आपसे, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, मतलब ये वर्ष नहीं लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष ये आया था, 1955, और 1976 में इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया। क्लियर है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 आपको पता होगा, ये कहता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को उपाधियां नहीं दी जाएंगी। क्या नहीं दी जाएंगी? उपाधि। जैसे आप सुनते होंगे कि पहले जो व्यक्ति जो राजा वाजा होते थे, राजा, तो राजा को चक्रवर्ती, महाराजा धीराज ऐसे उपाधियां दी जाती थी, या कुछ राजा द्वारा किसी खास वर्ग के किसी खास व्यक्ति को कुछ खास तरीके से संबोधित किया जाता था और वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी को भी, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब जो राज्य है ना, कोई मतलब राज्य है, तो जो राज्य है वह किसी को भी उपाधियां नहीं देगा। उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो उपाधियां देने से मना किया गया है, राज्य द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी। अब एक बात जो आपको जानना है वो ध्यान रखना है कि 2 उपाधियां दी जा सकती हैं, और आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया है। 2 उपाधियां दी जा सकती हैं, तो वो 2 उपाधियां कौन कौन सी हैं? एक है दोस्तों शिक्षा का, और दूसरा है सेना का। शिक्षा के संबंध में जैसे किसी को, अगर किसी ने इतने तक शिक्षा ग्रहण कर लिया है तो आप उसे डॉक्टर की उपाधि दे दीजिए, है ना। तो इस तरीके से शिक्षा के संबंध में उपाधि दे दी जाती है। और ऐसे ही दोस्तों जो शिक्षा है, सैन्य उपाधियां भी दी जा सकती हैं, मेजर, कर्नल, जनरल, इस तरीके की उपाधियां होती हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे उपाधियां भी दी जा सकती हैं। तो यह निषेध करता है कि सेना या शिक्षा, देखिए 2 है और यह अपवाद आपसे पूछा गया है, तो सेना और शिक्षा के संबंध में सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब ये दोनों उपाधियां दी जाएंगी, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। 18 ये कहता है, ठीक है। बालाजी राघवन मामला 1995 का हुआ था, उसमें पूछा गया था कि क्या जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, क्या ये जो दिया जाता है, क्या ये सम्मान नहीं है? क्या जो भारत रत्न है ये भी तो एक तरीके से मतलब सम्मान नहीं, एक तरीके से उपाधि है, तो क्या ये उपाधि देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है और ये दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने उपाधियां नहीं, पुरस्कार माना था, सम्मान माना था। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये सब जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब दोस्तों एक तरीके से सम्मान है, एक तरीके से पुरस्कार है। ये किसी व्यक्ति को मतलब उपाधि नहीं मिलती वो इसके तहत। क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का आर्टिकल जो 18 था। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो फटाफट आप लोग इसका जवाब करेंगे। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार का क्या अर्थ है? तो 14 के तहत समानता का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन मिलना चाहिए, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को समान संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, तो क्या है दोस्तों? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और मैंने यही बताया था आपको, समान स्थिति में समान व्यवहार, एक वर्ग को एक तरह का ट्रीटमेंट। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये आपको पता होगा, आर्टिकल नंबर जो 14 है, ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये सब वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि क्या आपने इस चैप्टर को समझा।
राज्य द्वारा केवल महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना, तो केवल महिलाओं और बच्चों को कुछ विशेष रियायत दिया जा सकता है, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो 14 का उल्लंघन होगा, 15(3) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है, 16(2) के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है, 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो दोस्तों 15(3) के तहत ये अनुमति दी गई है कि महिला है या बच्चे हैं, अगर उनको विशेष रियायत दिया जाता है तो ये 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किसे प्राप्त है? केवल पुरुष नागरिक को, केवल अल्पसंख्यक को, सभी नागरिकों, केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति? तो दोस्तों ये सभी नागरिकों के लिए है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन होता सभी व्यक्ति, क्या ऑप्शन होता? सभी व्यक्ति। तो क्या जवाब होता है इसका? तब भी दोस्तों ध्यान रखना है, सभी नागरिक होगा, सभी व्यक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सभी के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में किया गया है? ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है और कानून बनाया गया था 1955 में। उपाधियों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 18। लेकिन शिक्षा और सैन्य मामले में दिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? समता मतलब कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो 14 आता है, 15 आता है, 18 आता है। 19 जो है दोस्तों यह समानता के अधिकार के बाहर का आर्टिकल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इन आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो ये हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर जो 15 है वो इन 5 आधारों पर भेदभाव को लेकर के मना करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता का अधिकार मनमानेपन का निषेध है। तो किस वाले मामले में कहा था? तो ये दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्लियर है? तो ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन ये आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो ये पीसीएस में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। और अगला क्वेश्चन है, समता मूलक समाज की अवधारणा भारतीय संविधान में किस अधिकार से प्रेरित है? तो देखिए क्या कह रहा है, समता मूलक समाज कि मैं कहने का मतलब यह है कि सब बराबर हों, समता मूलक समाज। तो इसका नाम क्या है, मतलब ये किसके तहत ये स्थापित है? तो क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर इतना पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार। और दोस्तों इसका जवाब आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों आपकी अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में हम आमंत्रित करते हैं, अपना सुझाव हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।